कॉजल रीजनिंग में हमने कॉज एंड इफेक्ट को डिस्कस किया था। कोई भी फैक्टर जो रीजन बन रहा होता है किसी कॉन्सिक्वेंस या किसी आउटकम की, तो उसको हम कॉज कहते हैं। और वो जो आउटकम या जो भी अक्रेंस किसी एक कॉज की वजह से हो रही होती है उसको हमने इफेक्ट कहा था। और जो लॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट के, किस तरह से कॉज की वजह से कोई इंसिडेंट अकर हुआ, वो जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो लॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, उसको हम कॉजल रीजनिंग कहते हैं। इसमें हमने नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशंस के बारे में भी पढ़ा काफ़ी डिटेल से इन प्रीवियस लेक्चर। तो कॉज की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेस पे समटाइम्स हम ये कंसिडर करते हैं कि जो नेसेसरी कंडीशन है किसी भी एक इवेंट की, वो एक पर्टिकुलर कॉज होती है किसी भी इफेक्ट की। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेसेसरी कंडीशन देयर इज अ चांस कि कोई भी इफेक्ट विल अकर। उसका रिजल्ट कुछ भी अगर होता है तो उसके रिजल्ट में जो भी कुछ होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज इफेक्ट। अब इसमें जैसे हमने एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस की कि व्हेन एवर अ बैक्टीरिया और वायरस एंटर्स इनटू ह्यूमन बॉडी, इट कॉज इट कॉजेज इलनेस और डिजीज। अब इसमें जो डिजीज या इलनेस है उसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो है बैक्टीरिया या वायरस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब नेसेसरी कंडीशन अगर तो मौजूद होगी तो उस केस में जो भी इफ़ेक्ट है या जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए या जो डिज़ीज़ है उसको क्योर करने के लिए ज़रूरी क्या है कि उस कॉज को किल किया जाए, उस नेसेसरी कंडीशन को एब्सेंट कर दिया जाए फ्रॉम दी सर्कमस्टेंस जिसकी वजह से वो इलनेस अकर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हम जब भी किसी इलनेस को या किसी डिजीज को ट्रीट करने वाले होते हैं या किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले होते हैं या किसी इफेक्ट को हम अगर कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट है, कोई नेगेटिव इफेक्ट है जो हम नहीं चाहते हैं कि वो अकर हो, तो उसके लिए वी हैव टू एलिमिनेट, वी हैव टू ओमिट द नेसेसरी कंडीशन, उसको हम ख़त्म करेंगे। जैसे फिजिशियन होता है या किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो आपकी इलनेस का ट्रीटमेंट किस तरह से करता है कि बैक्टीरिया या वायरस जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है उसको किल करने के लिए आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। दैट मीन्स कि वो एलिमिनेट करना चाह रहा है उस नेसेसरी कंडीशन को जो कि अनडिजायरेबल है, और उस अनडिजायरेबल नेसेसरी कंडीशन की वजह से आप इलनेस का शिकार हुए हैं। तो इलनेस को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है कि नेसेसरी कंडीशन को एलिमिनेट कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, उसको किल कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, समटाइम्स कॉज उस कंडीशन को कंसिडर किया जाता है जो कि सफिशिएंट होती है, वो नेसेसरी नहीं होती कि अगर आप उसको निकाल दें तो प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व या जो इफेक्ट है वो अकर नहीं होगा। समटाइम्स कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें के सफिशिएंट कंडीशन को कॉज कंसिडर किया जाता है। अब यूजिंग द सेम एग्जांपल, बैक्टीरिया या वायरस एंटर हुआ इनटू ह्यूमन बॉडी और उसने इलनेस को जो है वो कॉज किया। अब इलनेस को कॉज कैसे करता है, वो जो हमने कॉजल रीजनिंग को बिल्ड किया था कि एंटीबॉडीज के साथ बैक्टीरिया या वायरस की फाइट होती है, और अगर इम्यूनिटी सिस्टम किसी का वीक होगा या इतने इनफ नंबर ऑफ एंटीबॉडीज नहीं होगी या उन एंटीबॉडीज की स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए इनफ होगी, तो उस केस में जो ह्यूमन बॉडी है वो इलनेस या डिजीज का शिकार हो जाएगी। तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है या जो एंटीबॉडीज का बंडल है वो हमारी वीक है अगर, तो वीक इम्यूनिटी सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर इलनेस, जो कि इलनेस यहाँ पे हमारा इफेक्ट है।
तो सफिशिएंट कंडीशन है वीक इम्यूनिटी सिस्टम। अगर तो सफिशिएंट कंडीशन इज बीइंग कंसिडर्ड एज द कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर इफेक्ट, तो उसके लिए वी नीड टू प्रोड्यूस समथिंग वट एवर इट्स डिजायर टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इफेक्ट या आउटकम या इलनेस। जैसे हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है, हमने एक्सपीरियंस किया, हमने लोगों को ऑब्जर्व किया, हमारे होते हुए ये एक कोरोना वायरस आया, लोगों में एंटर हो रहा है, उसकी वजह से डेथ्स अकर हो रही थी। अब उसमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट कोरोना वायरस को किल करने के लिए नहीं था। उस कॉज को, जो कि नेसेसरी कॉज है, उसको किल करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं थी। तो क्या किया गया, जो सजेशंस और रिकमेंडेशन होती थी कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाएं, आप कहवा का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने गले को खुश्क ना होने दें, आप प्रॉपर नींद और प्रॉपर डाइट अपनी लें, अपना इम्यूनिटी सिस्टम आप स्ट्रॉन्गर बनाएं कि अगर वायरस आप पे अटैक करता भी है तो एंटीबॉडीज इकट्ठे होकर उसको किल कर दें। आप अपने मैकेनिज्म को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना लें। तो in case of sufficient condition as a cause, we need to produce something that is desired to kill the effect. तो sufficient condition, जैसे कोरोना के अटैक में, कोरोना से बचने के लिए आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, या एंटीबॉडीज अपनी ब्लड, अपनी बॉडी के अंदर आप जनरेट करने के लिए कोई भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हो, तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम बेसिकली आप, जो कि सफिशिएंट कंडीशन है, उसको आप सफिशिएंट नहीं बनाना चाह रहे हैं इलनेस के लिए, तो आप सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर काम करते हैं। इस तरह से भी आप सफिशिएंट कंडीशन को एज अ कॉज कंसिडर अगर कर रहे हैं और नेसेसरी कंडीशन को आप किल करने की पोजीशन में नहीं है, तो बेटर इज टू अवॉइड द इफेक्ट कि आप एक डिजायरेबल फिनोमिना या कोई भी ऐसी चीज जो कि डिजायरेबल है, जो कि सफिशिएंट कंडीशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट ही ना दे कि वो बैक्टीरिया या वायरस जो है वो आपकी बॉडी को अटैक कर सके या उसमें स्प्रेड हो सके। तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे फिनोमिना को आप प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से समटाइम्स कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनको एक इफेक्ट की कॉज कंसिडर किया जाता है। अब वो ना ही नेसेसरी कंडीशंस होते हैं, ना ही वो सफिशिएंट कंडीशंस होते हैं। जैसे ये ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है कि, या लाइक्लीहुड होती है, चांसेस होते हैं कि वो एक इलनेस को कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, स्मोकिंग कॉजेज लंग्स कैंसर। अब लंग्स कैंसर के लिए स्मोकिंग इज नॉट अ नेसेसरी कॉज, और कई ऐसे स्मोकर्स हैं जो कि चेन स्मोकर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, इवन देन उनके लंग्स जो हैं वो ठीक ठाक हालत में हैं, लंग्स कैंसर का वो शिकार नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी जो सफिशिएंट कंडीशन थी, या सफिशिएंट वो एक हम कह सकते हैं जो वीकर इम्यूनिटी सिस्टम है, उन्होंने उसके अंदर उसके ऊपर थोड़ा काम किया है, उन्होंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, खुद को इतना इम्यून किया हुआ है, या उसके साथ वो अच्छी स्लीप ले रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, ताकि स्मोकिंग की वजह से लंग्स कैंसर ना हो। तो स्मोकिंग जो है वो नेसेसरी कॉज नहीं है, ना ही जो सफिशिएंट कंडीशन है उसकी वजह से स्मोकिंग को, अगर कोई स्मोकिंग कर भी रहा है तो भी वो लंग्स कैंसर का शिकार नहीं हो रहा, बल्कि इसके अंदर वो फैक्टर्स आते हैं, या समटाइम्स हम कुछ इंसिडेंट्स में ऐसे फैक्टर्स को एक कॉज कंसिडर कर लेते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो कोई इफेक्ट ला सकते हैं या उनकी वजह से कोई इलनेस आ सकती है। तो स्मोकिंग के अंदर ऐसी टेंडेंसी, ऐसी लाइक्लीहुड मौजूद है, चांसेस होते हैं कि स्मोकर्स को लंग्स कैंसर हो जाएगा। अब तो आपने देखा होगा कि जो भी सिगरेट के जो पैकेट्स होते हैं उसके अंदर भी उन्होंने दिखाया होता है लंग्स से हट के, उनके लिप्स भी फटे हुए, लिप्स के कैंसर हैं, उनके पाँव जो हैं वो उनके खराब हुए हुए हैं, तो तरह तरह के कैंसर जो हैं वो उन्होंने उस पर तस्वीरें छापी हुई हैं कि इट मे कॉज कैंसर।
तो नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको अवॉइड करते हैं या नहीं करते। एटलीस्ट दे हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट कि ये इस तरह के इफेक्ट को कॉज कर सकता है। अब टोबैको है, टोबैको का यूज लंग्स कैंसर को कॉज कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट कॉज फॉर लंग्स कैंसर। तो इस टाइप के जो फैक्टर्स हैं समटाइम्स उनको भी कॉज कंसिडर किया जाता है। अब हम समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ अक्रेंसेस जब हो रही होती हैं, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं या कोई इफेक्ट आता है, तो देखा जाता है कि कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि उस इफेक्ट को कॉज कर सकते हैं। जैसे कि समटाइम्स ऐसा पॉसिबल होता है कि जिस तरह कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, आपने इंश्योरेंस करवाई है अगर गाड़ी की, घर की, किसी भी चीज़ की, किसी भी एसेट की, तो उसमें अगर तो एक घर में आग लगी, वो जल के राख हो गया। अब जो ओनर था उसने इंश्योरेंस क्लेम किया, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेगी कि वो जाके कॉज को आइडेंटिफाई करें। अब उसमें वो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि वो ये जाके ये कह दें कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो फायर है वो लगी और उसकी वजह से घर जो है वो सारा जल के राख हो गया। अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो जो इंश्योरेंस कंपनी है ऑब्वियसली वो उनको गुड बाय कह देगी कि थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अहम इंफॉर्मेशन आके बताई। तो अल्टीमेट का कॉज यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ना ही कोई आके ये कह सकता है कि खुद उस घर को आग लगाई। देयर मस्ट बी सम एविडेंस, देयर मस्ट बी सम क्रिटिकल फैक्टर्स जिनको कॉज कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह से समटाइम्स कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर कॉजल सीक्वेंस मौजूद होता है, स्टेप बाय स्टेप उसमें डिफरेंट कॉजेज होती हैं ऑफ डिफरेंट इफेक्ट्स, उसमें वैरायटी ऑफ कॉजेज और वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स आते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि ए कॉज करता है बी को और बी कॉज करता है सी को, सी कॉज करता है डी को, डी कॉज करता है ई को। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट इफेक्ट आ रहा है दैट इज ई, जो कि एंड में आ रहा है। बाकी सारे पीछे जो सीक्वेंस है, जो एक चेन आ रही है कॉजेस की, इसको कहेंगे कॉजल सीक्वेंस, कि स्टेप बाय स्टेप पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कि वो दूसरे स्टेज जो है या दूसरे नंबर पे जो भी फैक्टर था उसकी वजह से थर्ड फैक्टर आया। तो इनमें से हर एक जो पहले वाला फैक्टर होगा उसको कॉज कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद होने वाले इंसिडेंट को इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे बी एक इफेक्ट है क्योंकि ए ने उसको कॉज किया है। इसी तरह से फिर बी ए हुआ तो बी हुआ, बी के होने से सी हुआ, तो सी यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा जिसकी कॉज बी बनेगी। और पॉसिबल है कि उसकी कॉज ए भी बने, अगर ए ना होता तो बी भी ना होता और ना ही सी होता। ठीक है, तो इस तरह से अगर स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट कॉजेज या एक कॉजल प्रोसेस इन्वॉल्व होगा तो उसको कॉजल सीक्वेंस कहते हैं। इसके बेस पे भी समटाइम्स जो क्रिमिनल कोई भी हमारे पास इंसिडेंट्स होते हैं या कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके लिए कोई लीगल एक्शन या लीगल डिसीजन के लिए ये कॉजल सीक्वेंस को कंसिडर किया जाता है। हमारे पास एक चेन है, चेन ऑफ इवेंट्स। ए हुआ, ए की वजह से बी हुआ, बी की वजह से सी हुआ, सी की वजह से डी हुआ, डी की वजह से ई हुआ। तो एंड में जो आ रहा है दैट इज ई। ये रिजल्ट हुआ इस पूरी कॉजल चेन का। सीक्वेंस ये के तरतीब से ए हुआ तो बी हुआ, ए जो है उसके होने से बी हुआ, बी के होने से सी हुआ। तो दैट्स वाई ये कॉजल सीक्वेंस है। फिर ये कि ए के होने की वजह से बी हुआ, तो यहाँ पे ए से बी तक का जो सफर है इसमें बी इफेक्ट है, ए इसको कॉज कर रहा है। लेकिन जब हम बी और सी को देखते हैं कि बी की वजह से सी हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इफेक्ट सी बनेगा और कॉज यहाँ पे बी बन रही है। एक एग्जांपल है कि हम अज्यूम करते हैं कि एक पैसेंजर जा रहा है, कोई भी एक्स वाई जी पर्सन है, ही इज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, और उसमें एक कार ड्राइवर आता है जो कि ओवर स्पीड से आ रहा है।
अब उसने हिट किया उस इंडिविजुअल को हु वाज ट्राइंग टू पास क्रॉस द रोड, हिट किया, वो बंदा नीचे गिरा हिट होने की वजह से, नीचे गिरने की वजह से उसको हेड इंजरी हुई। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस चल रहा है कॉजेज का, या हम इसको कॉजल सीक्वेंस कह सकते हैं। उसके बाद हेड हेड इंजरी होने से उसके इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, और इंटरनल ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है आपको पता है वो बाहर नहीं निकलती है और अंदर ही ब्लड जम जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से कहीं ना कहीं वो क्लॉट, क्योंकि ब्लड तो सर्कुलेट करता रहता है ऑल द टाइम इन ह्यूमन बॉडी, तो वो कहीं ना कहीं क्लॉट फंसने की वजह से जो इंडिविजुअल है वो कोमा में चला गया। अब वो कोमा में कुछ दिन रहा और उसके बाद उसकी डेथ अकर होगी। अब ये एक कॉजल सीक्वेंस है कि गाड़ी ने टक्कर मारी, टक्कर लगने की वजह से वो गिरा, गिरने की वजह से उसको हेड इंजरी आई, हेड इंजरी होने की वजह से उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उस वो कोमा में गया, कोमा में रहने की वजह से वो जो है उसकी डेथ अकर होगी। अब ये सीरीज ऑफ कॉजेज है, इसमें गाड़ी अगर हिट करती है और वो इंडिविजुअल गिरता है तो उसका गिरना विल बी कंसिडर्ड एज इफेक्ट, क्योंकि गाड़ी लगने की वजह से वो गिरा, फिर गिरने की वजह से उसकी हेड इंजरी हुई, तो गिरना उसका हो जाएगा कॉज और हेड इंजरी एक इफेक्ट होगा, क्योंकि गिरने की वजह से हेड इंजरी हुई। अब हेड इंजरी की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, तो हेड इंजरी यहाँ पे कॉज होगी किसकी, इंटरनल ब्लीडिंग की, और इंटरनल ब्लीडिंग इस केस में इफेक्ट है क्योंकि हेड इंजरी की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। उस ब्लीडिंग की वजह से वो कॉमा में गया, तो ब्लीडिंग जो है वो हो जाएगी कॉज और कॉमा में जाना इफेक्ट। अब कॉमा में रहने की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो कॉमा में जो कॉमा है वो इफेक्ट कॉज हो जाएगा और डेथ हो जाएगी इफेक्ट। कौन किसको कॉज कर रहा है, जो कॉज कर रहा है वो कॉज होगी जिसकी वजह से कुछ हो रहा है, और किसी कॉज की वजह से जो कुछ होता है, जो आउटकम आता है, जो कि एंड रिजल्ट आता है, वो होगा एक इफेक्ट। तो इस केस में अब यहाँ पे जो पॉइंट टू नोटिस है वो ये कि ये जो हम कॉजल सीक्वेंस पढ़ते आ रहे हैं इसके अंदर तो हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज दी डायरेक्ट कॉज या एक्चुअल कॉज। अगर किसी की डेथ अगर हुई है तो इट डजेंट मीन कि वो कॉमा की वजह से हुई है, देयर मस्ट बी सम कॉज जो कि एक्चुअल कॉज है। हम अब उसको टेस्ट करेंगे किस तरह से, कि हम ये अज्यूम करें कि अगर जो कार ड्राइवर है वो ओवर स्पीड ना कर रहा होता तो ना टक्कर लगती, ना वो बंदा गिरता, ना उसको हेड इंजरी आती, ना वो इंटरनल ब्लीडिंग होती उसको, ना वो कोमा में जाता और ना ही उसकी डेथ होती। तो यहाँ पे अल्टीमेट कॉज जो आ रही है दैट इज ओवर स्पीड। तो फिर जो ओवर स्पीडर होगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी क्योंकि वो कॉज बन रही है। और अगर हाँ हम ये अज्यूम कर लें कि एक कार ड्राइवर नॉर्मल स्पीड पे आ रहा है और एक इंडिविजुअल जो कि रोड क्रॉस करना चाह रहा है वो जीब्रा क्रॉसिंग की बजाय एक नॉर्मल वे में वहां से रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसकी नेग्लिजेंस है रूल्स के बारे में। तो अब यहाँ पे जो डिफॉल्टर होगा वो इंडिविजुअल खुद होगा जिसकी डेथ कर हुई है। तो उस केस में देयर विल बी नो पेनल्टी, नो पनिशमेंट फॉर द ड्राइवर, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, वो नॉर्मल स्पीड से आ रहा था। तो यहाँ पे एक और इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक इंडिविजुअल रोड क्रॉस कर रहा है, एक बाइक राइडर ने उसको टक्कर मारी, वो गिरा, उसको कुछ नहीं हुआ, वो उठ के चला गया रोड की साइड पे। वहां खड़े होके उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी से बात करना शुरू किया। ड्यू टू सम रीजन उसके मोबाइल में आग भड़क उठी और उस आग ने वो उसके कपड़ों पे लगी, बंदे को झुलसा के रख दिया, उसकी डेथ कर होगी। अब यहाँ पे जो कॉज होगी वो गाड़ी का टक्कर लगना नहीं होगी, बल्कि ये वो कॉज होगी जो कि फोन में आग लगी। फोन में आग ना लगती तो ना ही उस बंदे को आग लगती, ना ही उसकी डेथ अकर होती। तो डेथ की जो कॉज कंसिडर की जाएगी वो फोन में आग लगना होगी।
तो इन दो डिफरेंट सिनेरियोज की बेस पे वी कैन से देयर कैन बी डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ कॉजेज। उनमें से एक प्रॉक्सिमेट कॉज है और एक को हम रिमोट कॉज कहते हैं। एज पर लॉजिक जो प्रॉक्सिमेट कॉज है ये प्रॉक्सिमिटी से निकली है। प्रॉक्सिमिटी कहते हैं क्लोजनेस को। दैट मीन्स इफेक्ट के क्लोजेस्ट जो कॉज होगी या एक कॉजल सीक्वेंस है हमारे पास जिसमें मल्टीपल कॉजेज हैं और मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। तो डेथ है, डेथ के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जो क्लोजेस्ट कॉज होगी डेथ की। जैसे सेम एग्जांपल है, बंदा गिरा है, टक्कर लगने से इंटरनल ब्लीडिंग हुई हेड इंजरी की वजह से, फिर वो कोमा में गया और फिर उसकी डेथ हुई। तो कोमा में जाने के बाद उसकी डेथ हुई, तो कोमा जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉक्सिमेट कॉज इन दिस केस। और रिमोट कॉज जो है वो उस कॉज को कहते हैं जो कि प्रॉक्सिमेट कॉज के ऑपोजिट होगी, जो कि इफेक्ट से बहुत दूर होगी। जैसे गाड़ी का उस पर्सन को टक्कर मारना, वो रिमोट कॉज होगी क्योंकि वो इफेक्ट के बिल्कुल बहुत दूर है। दैट वाज द वेरी इनिशियल फैक्टर जो कि हुआ, और उसके बाद सीरीज ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट्स अकर हुए और एंड में फिर डेथ हुई है उस पर्सन की। तो गाड़ी का उस इंडिविजुअल को टक्कर मारना या उस इंडिविजुअल का गाड़ी के साथ टक्कर खाना रिमोट कॉज कहलाएगी। अब यहाँ पे इसको हम एक और तरह से भी देखते हैं कि प्रॉक्सिमेट कॉज जो है वो बेसिकली डायरेक्ट कॉज होती है। व्हेन एवर वी आर गोइंग टू टेक सम लीगल एक्शन या लीगल डिसीजन है, कोई भी ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने क्लेम कर दिया जी ये तो इसका कसूर था, तो इसके ऊपर तो केस तो बनता है। तो अब लॉ किस तरह से उसको डिसाइड करेगा कि प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है या वो किस चीज़ को प्रॉक्सिमेट कॉज कंसिडर करेगा? ऑब्वियसली वो ये देखेगा कि क्या चीज़ ना होती तो ये डेथ अकर ना होती। तो उसमें ओवर स्पीड जो है उसको प्रॉक्सिमेट कॉज कंसिडर किया जाएगा कि ना ओवर स्पीड होती, ना टक्कर लगती, ना वो गिरता, ना हेड इंजरी होती, ना ही उसको इंटरनल ब्लीडिंग होती, ना वो कोमा में जाता और ना उसकी फाइनली डेथ होती। तो जो डायरेक्ट कॉज है इस सिनेरियो में वो होगी एक कार ड्राइवर का ओवर स्पीड होना। इसको डायरेक्ट कॉज या प्राइमरी कॉज भी कहा जाता है, या हम इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं कि अगर जो ये एक कॉजल सीक्वेंस है उसमें से कौन सी ऐसी कॉज है या कौन सा ऐसा फैक्टर है, अगर वो ना हुआ होता तो बाकी सारा सीक्वेंस भी ना हुआ होता, तो फिर उसको वो प्राइमरी कॉज कंसिडर किया जाएगा और उसी को प्रॉक्सिमेट कॉज का लेबल दिया जाएगा। और इसके बाद जो रिमोट कॉज है उसको अगर देखें तो वो माइनर या इनडायरेक्ट कॉज होती है, दैट इज यूजुअली इग्नोर्ड इन लॉफुल डिसीजंस। कि जैसे टक्कर लगी, बंदा गिरा लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, और फिर उसने फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया और फ़ोन से जो है वो अ, उसको जो भी है आग लगी और आग ने उसको पकड़ लिया और वो जलना शुरू हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में जो गाड़ी ने उसको टक्कर मारी है, बाइक राइडर ने उसको टक्कर मारी है, वो बहुत माइनर सी रीज़न है या वो बहुत इनडायरेक्ट उसको कह भी सकते हैं। समटाइम्स वो इस तरह से इनडायरेक्ट भी नहीं हो रही होती, तो इसको फिर हम रिमोट कॉज कहेंगे। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल है प्रॉक्सिमेट कॉज में कि एक अगर ड्रंक ड्राइवर ऑयल टैंकर चला रहा है और उसमें एकदम से धमाका होता है और आग लगती है, ड्राइवर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में कॉज क्या होगी? प्रॉक्सिमेट कॉज कि ना वो ड्रंक होता, ना वो इस तरह से रैश ड्राइविंग कर रहा होता, ना ही धमाका होता, ना उसको कुछ होता। तो ड्राइवर का ड्रंक होना एक डायरेक्ट या मेन या प्राइमरी या प्रॉक्सिमेट कॉज कंसिडर की जाएगी। लेकिन रिमोट कॉज में अब ये जो धमाका हो रहा है उसकी वजह से, बज़ाहिर तो उसकी वजह से वो जला, अगर वो धमाका ना होता तो शायद आग ना लगती, लेकिन इसको माइनर कंसिडर किया जाएगा। रीज़न
कि प्रॉब्लम यहाँ पे। इसी तरह से अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो वो रोड क्रॉस करने के या जो भी ट्रैफिक के रूल्स हैं अगर उनको कोई वायलेट करता है और उस चक्कर में उसके बाद अगर उसके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। तो उसी को नेग्लिजेंस को ही प्रॉक्सिमेट कॉज कंसीडर किया जाएगा। फिर किसी और ने टक्कर मारी है या कुछ भी किया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट और रिमोट कॉज, वो माइनर होगी। फिर उस दूसरे बंदे को जो है पनिश नहीं किया जाएगा, ना ही उसको कोई पेनल्टी पे करना पड़ेगी।